कहते हैं पहाड़ों में हवा भी अगर जोर से चले तो उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक जाती है। लेकिन 15 जून 2020 की रात लद्दाख की बर्फीली चोटियों में हवा नहीं, चीखें गूंज रही थी। गलवान वैली वो जगह जहां रात का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन आधी हो जाती है और जहां भारतीय सैनिक हर कदम नाप कर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की हर इंच जमीन भारत के सम्मान और चीन की लालसा के बीच खड़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महीने भर से भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो तनाव बना हुआ था वो 15 जून 2020 की उस रात तक अपने चरम पर पहुंच गया था। 6 जून की बैठक में इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट पर सहमत हुए थे और दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि दोनों पीछे हटेंगे, टेंट्स हटाएंगे और सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी कहने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में गलवान वैली में भारत चीन सीमा पर पिछले 45 साल का सबसे खतरनाक संघर्ष होने वाला है। 15 जून की शाम ढलते ढलते जब 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू अपने करीब 30 इंडियन सोल्जर्स के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां चाइनीज पोस्ट हट जानी चाहिए थी वहां उल्टा नए बंकर्स और टेंट्स खड़े थे। कर्नल संतोष बाबू ने जब इसका विरोध किया तो पहले से हमले की फिराक में बैठे चीनी सैनिकों ने नुकीली लोहे की रॉड्स, पत्थर और कंटीले डंडों से भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। वो संख्या में भी कई गुना ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। अचानक हुए इस हमले से निहत्थे भारतीय जवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। चीनी सैनिकों के हथियार छीनकर एक एक वार का जवाब देते हुए भारतीय जवान धीरे धीरे बढ़त बनाने लगे। भारतीय सैनिकों के जज्बे का कोई मुकाबला नहीं था। चीनी सैनिकों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दादागिरी उन पर ही भारी पड़ गई है। 6 घंटे तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर रात के अंधेरे और माइनस टेम्परेचर में 2 न्यूक्लियर पावर्स की सेनाएं हाथों हाथ लड़ रही थी, जहां बंदूकें भले ही शांत थी लेकिन युद्ध उतना ही घातक था। भारतीय सैनिकों ने 6 घंटे तक चली इस लड़ाई में कई तरह के हथियारों से लैस 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें भारत ने भी कर्नल संतोष बाबू सहित 20 वीर सपूतों को भी खो दिया था। तो आइए जानते हैं गलवान वैली क्लैश की पूरी कहानी। आखिर इस क्लैश के शुरू होने की वजह क्या थी? चीन ने डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट क्यों तोड़ा? कैसे भारतीय सैनिकों ने बिना किसी हथियार के चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया? और आगे चलकर इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडो चाइनीज रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ा? This is in the Galwan Valley. In 2020, Chinese troops showed up and attacked Indian soldiers without provocation. Chinese troops had mounted a savage attack on Indian soldiers with stones, nail-studded sticks, iron rods and clubs. इससे पहले गलवान घाटी में कल रात चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए। कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। At least 38 Chinese soldiers died, many of them by drowning in the Galwan River. China's official toll till date is just 4. When their troops tried to enter India, their diplomats and generals were talking de-escalation. Clearly, China was not sincere. 20th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर सीधे तिब्बत से लगता था, लेकिन उस समय तिब्बत की राजनीतिक स्थिति साफ नहीं थी। ग्राउंड पर तिब्बत अपनी सरकार चलाता था, लेकिन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में उसे चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना की सुज़रेनिटी के तहत माना जाता था। इसका मतलब था कि तब तिब्बत पूरी तरह आजाद भी नहीं था और पूरी तरह चीन का हिस्सा भी नहीं था। इसी कंफ्यूजन के बीच ब्रिटिशर्स ने लद्दाख वाले हिस्से की बाउंड्री को फॉर्मल करने की कोशिश की। 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर W.H. जॉनसन ने जॉनसन लाइन प्रपोज की, जिसके तहत पूरा अक्साई चिन भारत का हिस्सा था। ब्रिटिश इंडिया ने इस लाइन को अपने मैप्स में इस्तेमाल भी किया और तिब्बत ने भी इस बाउंड्री को माना। इस तरह ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के पर्सपेक्टिव से जॉनसन लाइन एक एक्सेप्टेड बाउंड्री थी, लेकिन चाइना इस बाउंड्री को नहीं मानता था। ब्रिटिशर्स चाइना को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौरान रूस और ब्रिटेन के बीच द ग्रेट गेम नाम की राइवलरी चल रही थी और ब्रिटेन को डर था कि कहीं चीन रूस के साथ ना मिल जाए। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने 1899 में चीन के पास मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन का प्रपोजल भेजा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चाइना को देने का सुझाव दिया। यह प्रपोजल ब्रिटिश इंडिया ने चाइना को औपचारिक रूप से भेजा था, लेकिन तिब्बत इस अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चाइना ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। यानी स्थिति ये बनी कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत जॉनसन लाइन को मानते थे, जिसके तहत अक्साई चीन भारत का हिस्सा हुआ, मगर चीन ने ना तो जॉनसन लाइन को माना और ना ही मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को एक्सेप्ट किया।
चिंग डायनेस्टी के कोलैप्स होने के बाद 1912 में जब तिब्बत चीन के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत ईस्टर्न साइड में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर लाइन तय हुई, जिसे मैकमैन लाइन कहा गया। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत दोनों की तरफ से इस बॉर्डर को पूरी तरह मान लिया गया था, लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। चीन हर बार अपनी असहमति जताता रहा, लेकिन इसके अलावा वो कुछ खास कर नहीं सका। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) का फॉर्मेशन हुआ और उन्होंने 1950 में तिब्बत पर मिलिट्री इन्वेजन करके उसे चाइना में शामिल कर लिया। तिब्बत के खत्म होते ही इंडिया और चाइना सीधे पड़ोसी बन गए और यहीं से बॉर्डर इशू पहली बार गंभीर बनना शुरू हुआ। चाइना ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर अग्रीमेंट इलीगल था, क्योंकि उनके हिसाब से तिब्बत कभी इंडिपेंडेंट स्टेट था ही नहीं, और इसलिए जॉनसन लाइन से लेकर मैकमैन लाइन तक को चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने धीरे धीरे इंडिया की टेरिटरी पर भी दावे शुरू कर दिए। चाइना ने अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया, जबकि ये क्षेत्र हिस्टोरिकली लद्दाख का इंटीग्रल हिस्सा रहा है और इंडिया के मैप्स में हमेशा से शामिल है। लेकिन चाइना की नीयत नहीं सुधरी और उसने 1957 में अक्साई चीन के बीचों बीच G219 नाम का एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना दिया, जो जिनजियांग को तिब्बत से जोड़ता है। ये काम चाइना ने पूरी सीक्रेसी में किया। जब इंडिया को इसका पता चला तो टेंशन और बढ़ गई, लेकिन उस समय इंडिया का पॉलिटिकल मूड बिल्कुल अलग था। इंडिया ओपनली हिंदी चीनी भाई भाई की फ्रेंडशिप पॉलिसी चला रहा था, वही चाइना इस दोस्ती का फायदा उठाता रहा और ग्राउंड पर धीरे धीरे अपनी पोजीशंस मजबूत करता रहा। हालांकि देर सवेर रियलिटी सामने आ ही गई और 1961 में चाइना ने कई इंडियन पोस्ट के पास एग्रेसिव पेट्रोलिंग और इंडियन ट्रूप्स को पुशबैक करने की कोशिशें शुरू कर दी। 1962 में यही तनाव बढ़ते बढ़ते एक फुल फ्लेजेड वॉर में बदल गया। इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइना ने अचानक मल्टीपल सेक्टर्स में हमला कर दिया और 1962 सीनो इंडियन वॉर शुरू हो गया। इस जंग में चीन की जीत हुई और उसने अक्साई चीन के करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन चीन का अग्रेशन यही नहीं रुका। 5 साल बाद 1967 में चाइना ने ईस्टर्न साइड में नाथुला और चोला में घुसपैठ शुरू कर दी, लेकिन इस बार भारतीय जवानों ने उसे सीधा जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया और 350 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतारकर चाइना को एक ह्यूमिलिएटिंग हार दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई फॉर्मल बॉर्डर सेटलमेंट कभी नहीं हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बना रहा। भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) एक डी फैक्टो बॉर्डर तो है, लेकिन ये कभी भी क्लियरली डिफाइन नहीं हुई। यहाँ कोई भी फिक्स लाइन नहीं है जिसे दोनों पक्ष एक जैसी मानते हो। LAC पर ना तो फिजिकल पिलर्स लगे हैं और ना ही कोई म्यूचुअली अग्रीड मैप मौजूद है जिससे पता चले कि कौन सी रेखा किसकी सीमा है। इंडिया ने कई बार कोशिश की कि चाइना के साथ बैठकर एक क्लियर म्यूचुअली अग्रीड बॉर्डर लाइन तय की जाए, लेकिन चाइना हमेशा इससे बचा। चाइना चाहता ही नहीं है कि LAC डिमार्केट हो, क्योंकि अनक्लियर बॉर्डर चाइना को टैक्टिकल एडवांटेज देता है। इसी एम्बिग्विटी का नतीजा ये हुआ कि पेट्रोलिंग रूट्स अलग हो गए, दोनों पक्ष अलग अलग जगहों को अपनी जमीन मानने लगे और इसी कंफ्यूजन के कारण LAC पर इंडिया और चीन के बीच कई बार झड़प हुई। ये झड़पें कभी फिर से एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए, इसलिए इंडिया और चाइना ने साल 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया। इसमें तय हुआ कि दोनों देश LAC पर स्टेटस क्वो बनाए रखेंगे। बॉर्डर पर टकराव की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की जमीन पर मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगी और किसी भी गलतफहमी या तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। इसके 3 साल बाद 1996 में इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम का एक और एग्रीमेंट हुआ। इसमें तय हुआ कि दोनों ही देश बॉर्डर के पास लिमिटेड सैनिक रखेंगे और बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक खतरनाक वेपन्स जैसे टैंक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती नहीं करेंगे। इसके अलावा इस एग्रीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह थी कि दोनों देशों की सेनाएं LAC के पास किसी भी कंडीशन में बंदूक, तोप या विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी।
इसके तहत फाइटर जेट, बॉम्बर या लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बॉर्डर के ऊपर अननेसेसरी फ्लाई करने पर भी रोक लगा दी गई। इसके साथ ही रेगुलर फ्लैग मीटिंग की व्यवस्था की गई और कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश किया गया ताकि किसी भी विवाद को तुरंत बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया चाइना बाउंड्री इशू को लेकर बातचीत तेज हो गई। नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच साल 2020 तक 18 बार मुलाकात हुई, लेकिन इन बैठकों से दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन तो बेहतर हुए, मगर बॉर्डर डिस्प्यूट जस का तस बना रहा और उसमें कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसके उलट चाइना की ओर से LAC पर रह रहकर उकसावे वाली हरकतें बढ़ती ही गई। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल साल 2017 में देखने को मिला, जब चाइना और इंडिया डोकलाम में एक बड़े स्टैंड ऑफ में उलझ गए जो 73 दिनों तक चला। इसके बाद भी हालात शांत नहीं हुए। साल 2019 में इंडिया ने चाइनीज आर्मी की ओर से 660 LAC वायोलेशंस और 108 एरियल वायोलेशंस ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि चाइना जानबूझकर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा था और बॉर्डर पर सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही थी। इंडिया ये बात समझ चुका था कि अगर उसे चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करना है तो उसे LAC के पास अपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। इसके बाद इंडिया ने कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें से एक 255 किलोमीटर लंबा दरबुक-श्योक DBO रोड भी था, जो लेह को LAC से केवल 9 किलोमीटर दूर स्थित दौलत बेग ओल्डी DBO से जोड़ता है। वैसे तो इस रोड का काम असल में साल 2000 में ही शुरू हो चुका था और ये 2012 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अलग अलग कारणों से इसमें लगातार डिले होता गया। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2019 में इसके कंस्ट्रक्शन को तेज किया और इसे 1 साल के भीतर तैयार करने का टारगेट रखा। DBO श्योक और काराकोरम पास के बीच स्थित है। ये इलाका 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है और ये जगह भारत का एक इम्पोर्टेंट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है, जहां से इंडियन एयर फोर्स क्रूशियल सप्लाईज ड्रॉप करती है। ऐसे में इस रोड के ऑपरेशनल होते ही इंडिया को अक्साई चिन, चिपचैप रिवर और जीवन नल्ला जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में चाइनीज एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखने का बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलने वाला था। साथ ही यहाँ इंडियन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट भी पहले की तुलना में कई गुना तेज हो जाने वाली थी। दरबुक-श्योक DBO रोड की एक ब्रांच गलवान वैली की ओर भी जाती है और यही चाइना का असली विरोध शुरू हुआ। यूं तो इंडियन ट्रूप्स पहले भी गलवान वैली तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन इस बार चाइना अच्छी तरह समझ चुका था कि इस बार इंडिया परमानेंट रोड एक्सेस बना रहा है, जिससे इस क्षेत्र में इंडियन प्रेजेंस फ्यूचर में और मजबूत हो जाएगी। ये बात चाइना की रणनीति के बिल्कुल खिलाफ थी और वो इसे किसी भी कीमत पर पूरा होने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि चाइना ने LAC के पास अपने मिलिट्री बेसिस में आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट की तैनाती अचानक बढ़ा दी। एक तरफ इंडिया था जो इस रोड को अपने बॉर्डर के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताकर इसे अपना सोवरेन राइट कह रहा था, तो वही चाइना इसे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट बता रहा था। ऐसे में जल्द ही ये डिसएग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्लैश की वजह बनने वाले थे। कई दौर की बातचीत के बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हो सके और चाइना अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में इंडिया ने ईस्टर्न लद्दाख में अपने स्टेटस क्वो को रिस्टोर करने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू कर दिया, ताकि स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कंट्रोल में रखा जा सके और इस पूरे सेक्टर में इंडिया की मिलिट्री पोजीशन मजबूत रहे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट को तैयार करना शुरू किया। 3 महीनों की तैयारी के बाद 16 बिहार रेजिमेंट, 3 पंजाब रेजिमेंट और कई आर्टिलरी यूनिट्स को ईस्टर्न लद्दाख के की पेट्रोलिंग पॉइंट्स की निगरानी में तैनात कर दिया गया। इन रेजिमेंट्स के सैनिकों को अलग अलग टीमों में बांटा गया और हर टीम को स्पेसिफिक टास्क्स जैसे हाइट वाले पॉइंट्स को सिक्योर करने, सस्टेनेबल सप्लाई लाइन मेंटेन रखने और ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्टैब्लिश करने का काम सौंप दिया गया। इस तरह अर्ली 2020 तक इंडिया और चाइना दोनों ने LAC पर खासकर ईस्टर्न लद्दाख में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। दरबुक-श्योक DBO रोड को लेकर गलवान वैली में तनाव तो था ही, उसके साथ पंगोंग सो लेक और हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोल रूट्स पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव बढ़ गया। चाइनीज ट्रूप्स लगातार फिंगर एरियाज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये इलाके लंबे समय से इंडियन पेट्रोल रूट का हिस्सा रहे हैं। नो फायर आर्म्स एग्रीमेंट की वजह से यहाँ फायरिंग तो नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड पर ब्लॉकिंग, पुशिंग,
एल्बोइंग और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन रोज की बात बन गए थे। इसी बीच मई 2020 में चाइनीज ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन अचानक और तेज हो गई, जिससे LAC पर टेंशन और बढ़ गई। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों की गवर्नमेंट बाहरी तौर पर यही कहती रही कि बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है। हालांकि 10 मई 2020 को द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट छापी कि ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हैंड टू हैंड क्लैश हुआ है, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। इंडियन मीडिया में यह भी दावा चल रहा था कि इस झड़प में 72 इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड हुए। वहीं ब्रिटिश न्यूज़पेपर द डेली टेलीग्राफ ने तो ये तक लिख दिया कि चाइना ने 60 स्क्वायर किलोमीटर्स की इंडियन पेट्रोल टेरिटरी को कैप्चर कर लिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि 4 दिन बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सामने आकर कहना पड़ा कि ये रिपोर्ट्स गलत है और ग्राउंड सिचुएशन उतनी ड्रामेटिक नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन ये बयान बस कुछ दिन ही चल पाता है। केवल एक हफ्ते बाद 21 मई को चाइनीज ट्रूप्स गलवान वैली में इंडियन टेरिटरी के अंदर तक घुस आए और दरबुक श्योक DBO रोड के विरोध में वहां 70-80 टेंट्स लगा दिए। विवाद यही नहीं थमा। 24 मई को चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया के हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15 में घुसपैठ की और LAC के 3 किलोमीटर अंदर आकर टेंट्स लगा दिए। इंडिया ने भी तुरंत रिस्पॉन्स दिया और चाइनीज ट्रूप्स से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने ट्रूप्स तैनात कर दिए। अप्रैल मई 2020 के फेस ऑफ्स के दौरान इंडिया ने कई जगह चाइनीज ट्रूप्स को फिजिकली ब्लॉक किया, जो पिछले 50-60 सालों में रेयर था और चाइना के लिए ह्यूमिलिएटिंग था। जून के फर्स्ट वीक तक हालात इतने खराब हो गए कि इसे संभालने के लिए दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और डिप्लोमेट्स को 6 जून 2020 को लद्दाख में एक 7 घंटे लंबी मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोल पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी। चाइना LAC पर तैनात अपने करीब 1000 सैनिकों को भी पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया। मीटिंग के बाद दोनों देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि पास्ट इंसिडेंट्स की तरह यह मामला भी शांत हो जाएगा। इस मीटिंग के तुरंत बाद चाइना ने पेट्रोल पॉइंट 14 पर लगाए अपने टेंट्स कुछ दिनों के लिए हटा भी दिए, लेकिन ये सिर्फ चाइना की एक और धोखेबाज चाल थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसने उसी जगह नए टेंट्स लगा दिए जो सीधे सीधे मिलिट्री प्रोटोकॉल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का वायोलेशन था। 15 जून 2020 को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू अपने लगभग 30 सैनिकों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे। उन्हें यह देखना था कि चाइना ने 6 जून की बैठक में जो डिसएंगेजमेंट टर्म्स मानी थी, क्या उन पर अमल हुआ है या नहीं। समझौते के मुताबिक चाइनीज ट्रूप्स को अपने सभी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, टेंट्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जवान गलवान रिवर के मोड़ पर पहुंचे, उन्हें दिखाई दिया कि चीनियों ने कई स्ट्रक्चर्स दोबारा खड़े कर दिए हैं। ये हरकत सीधी सीधी उकसावे जैसी थी। इसके बावजूद कर्नल संतोष बाबू ने शांत रहते हुए चाइनीज सोल्जर से कहा कि जो तय हुआ था उसके उल्लंघन में ये पोस्ट खड़े नहीं रह सकते और इन्हें तुरंत हटाया जाए। लेकिन जवाब में चाइनीज सोल्जर्स ने बदतमीजी शुरू कर दी। उनमें से एक सैनिक कर्नल संतोष बाबू की तरफ दौड़ा और उनको गालियां देते हुए उन्हें जोर से धक्का दे दिया। कर्नल संतोष बाबू एक पल के लिए लड़खड़ा गए, जिससे उनके जवानों का धैर्य टूट गया। अपने कमांडिंग ऑफिसर की बेइज्जती वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगले ही पल भारतीय सैनिक चीनियों पर टूट पड़े और छोटी सी बहस कुछ ही सेकंड में भयंकर हाथापाई में बदल गई। भारतीय जवानों ने वहां मौजूद चाइनीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट को पूरी तरह तोड़कर उसमें आग लगा दी। भारतीय सैनिकों की इस कार्रवाई से चीन के सैनिक डर गए और संख्या कम होने के कारण वो पीछे हट गए। जहां बाकी भारतीय जवानों को लगा कि चीनी सैनिक अब यहां वापस नहीं आएंगे, वहीं कर्नल संतोष बाबू को यह अंदाजा हो गया था कि चीनी सैनिक इस अपमान का जवाब जरूर देंगे। जैसा उन्होंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चीनी सैनिक करीब 300 से 400 की संख्या में लौट आए। वो इस बार पूरी तैयारी से आए थे। उनके हाथों में आयरन रॉड्स, बड़े स्टोन्स, स्पाइक्ड क्लब्स, बार्ब्ड वायर रैप्ड रॉड्स और कई तरह के इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स थे। कई सैनिकों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थी। साफ झलक रहा था कि चाइना ने एक क्लैश पहले से प्लान कर रखा था। जैसे ही वो पास आए, उन्होंने भारतीय सैनिकों पर बड़े बड़े नुकीले पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड बाद दोनों देशों के जवानों के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गलवान की संकरी पहाड़ियों पर एक भयंकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। एक तरफ बिना हथियारों के लगभग 30 इंडियन सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ करीब 300 से 400 चाइनीज ट्रूप्स थे, जो आयरन रॉड्स और बार्ब्ड वायर क्लब से लैस थे। कहा जाता है कि उनके पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टन टाइप्स डिवाइसेस भी थे, जिनका इस्तेमाल वो भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। इसके बावजूद भारतीय जवानों की नसों में देश रक्षा का जज्बा उबाल मार रहा था। कभी कीले भारतीय सैनिक
सैनिकों के शरीर में चुभ जाती तो कभी पत्थरों की चोट से उनका शरीर बुरी तरह लहूलुहान हो जाता, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। घायल होने के बाद भी भारतीय सैनिक मौका देखते ही चाइनीज सैनिकों के डंडे और लोहे की रॉड्स पकड़ लेते और अपने बाहुबल से उन्हें छीनकर उनके हथियारों से उन पर ही प्रहार कर देते। कर्नल संतोष बाबू एक अद्भुत लीडरशिप का एग्जाम्पल देते हुए पूरे जोश के साथ अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। वो लड़ाई में सबसे आगे थे और पटक पटक के चीनियों को धूल चटा रहे थे। लेकिन रात करीब 9 बजे लड़ाई के बीच चाइनीज सोल्जर्स ने एक बड़ा स्टोन कर्नल संतोष बाबू की तरफ फेंका, जो उनके सिर पर जोर से लगा। वो बुरी तरह घायल होकर गलवान रिवर की तेज धार में गिर गए और फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ ही देर में 2 और भारतीय सैनिक शहीद हो गए। अपने कमांडिंग ऑफिसर और 2 साथियों की शहादत देखकर भारतीय सैनिकों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया और कई चाइनीज सोल्जर्स को नीचे गिरा दिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के सामने टिक पाना मुश्किल था। भारतीय जवानों ने अपने नजदीकी मिलिट्री पोस्ट से तुरंत रीइंफोर्समेंट्स की मांग की, जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। कुछ ही देर में लगभग 200 इंडियन सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट के रूप में वहां पहुंच गए। उनके आने से लड़ रहे सैनिकों को एक नई ताकत मिली और लड़ाई फिर तेज हो गई। इसके बाद भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। भारतीय जवानों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि चीनियों की रूह कांप गई। उन्होंने चीनी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर पटकना शुरू कर दिया। चीनियों के कील लगे डंडों और आयरन रॉड्स का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों ने अपनी राइफलों में बेयोनेट्स लगा लिए और चीनी सैनिकों पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। चीन के सैनिकों को उनका ही वायलेंट होना भारी पड़ गया था। चीनी सैनिकों को एहसास हो गया था कि उनका सामना ऐसे जाबाज भारतीय जवानों से हो रहा है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कितना विकराल रूप ले सकते हैं। आलम यह था कि खुद को एशिया का सबसे ताकतवर समझने वाला चीन भारतीय सेना के इस जवाब से बुरी तरह से तिलमिला गया। गलवान वैली का नैरो एंड स्टीप टेरेन इस संघर्ष को और भी जानलेवा बना रहा था। रात पड़ते ही फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में हाइपोथर्मिया और शॉक का खतरा भी बढ़ गया। चूंकि वह भारी अंधेरा था, इसलिए लड़ाई करते हुए कई सैनिक सीधे 14,000 फीट से नीचे गिर जा रहे थे, तो कई सैनिक गलती से LAC को क्रॉस कर जा रहे थे। ऐसे में दोनों ही तरफ से एक दूसरे के जवानों को बंदी भी बनाया जा रहा था। देखते ही देखते यह भयंकर लड़ाई 6 घंटों तक खींच गई। इस लड़ाई में भारत के कुल 20 जवान शहीद हुए, लेकिन बदले में भारतीय सैनिकों ने कम से कम 43 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया और बहुत से चीनी सैनिकों को बुरी तरह घायल कर दिया। अंत में कैजुअलिटीज बढ़ने के कारण दोनों देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने 16 जून की सुबह से पहले मुकाबला रोकने, बॉडीज रिकवर करने और घायल सैनिकों को इवैक्यूएट करने पर सहमति बना ली। बाद में एक मेजर जनरल लेवल टॉक हुई, जिसमें दोनों तरफ की कस्टडी में लिए गए सैनिकों को वापस लौटाने का फैसला हुआ। गलवान की लड़ाई ऐसी थी जहां बंदूकें तो नहीं चली, लेकिन लड़ाई किसी जंग से कम नहीं थी। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि सीमा पर खड़ा भारतीय जवान अगर निहत्था भी हो तो भी वो पीछे नहीं हट सकता और वो अपने बल पर ही आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। शुरुआत में दोनों ही तरफ के कई सैनिकों का पार्थिव शरीर नहीं मिल सका, क्योंकि या तो वो लड़ाई करते हुए अंधेरे में पहाड़ से नीचे गिर गए थे या फिर उनका शरीर गलवान रिवर में बहकर कई किलोमीटर दूर चला गया था। इसी नदी में कर्नल बी संतोष बाबू का शरीर भी बह गया था। उनकी बॉडी को बाद में रेस्क्यू टीम ने रिकवर किया और 18 जून को उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोविड-19 महामारी के बावजूद उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और उन्हें विदाई देते समय सभी की आंखें दुख से नम थी और सीना गर्व से चौड़ा था। कर्नल संतोष बाबू का जन्म 13 फरवरी 1983 को तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई श्री सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से करने के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने कोरुकोंडा के सैनिक स्कूल से की। सैनिक स्कूल से निकलने के बाद उन्हें भारतीय सेना में जाने का जुनून था, इसलिए उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का एग्जाम पास करके दिसंबर 2000 में NDA ज्वाइन किया। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली और फिर 10 दिसंबर 2004 को उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला। 16 बिहार रेजिमेंट अपनी बहादुरी और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है और संतोष बाबू ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू में हुई, जहां उन्होंने घातक प्लेटून कमांडर, एंटी टैंक प्लेटून कमांडर और राइफल कंपनी कमांडर जैसे कई इंपॉर्टेंट रोल्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस के जबरदस्त एक्सपीरियंस
इंटेलिजेंस ने उन्हें एक काम, शार्प माइंडेड और बैटलफील्ड टेस्टेड ऑफिसर बना दिया। सॉफ्ट स्पोकन और काम नेचर के बावजूद कर्नल संतोष बाबू एक एक्सेप्शनल लीडर थे जो हमेशा सबसे आगे से लीड करते थे। वो हर सिचुएशन में अपने जवानों के साथ खड़े रहने और खुद पहले खतरे में उतरने के लिए जाने जाते थे। गलवान वैली में भी वो सबसे आगे रहे और देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। अगर वो चाहते तो दुश्मन की ज्यादा संख्या को देख पीछे हटकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्हें चीन की सेना के अंदर ये खौफ पैदा करना था कि कम संख्या में होने के बावजूद भारतीय जवान जान हथेली पर लेकर देश की रक्षा के लिए डटकर खड़े रहेंगे। इसके बाद जहां एक तरफ इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि गलवान वैली क्लैश में उसके 20 जवान शहीद हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चाइनीज गवर्नमेंट ने शुरू में अपने सैनिकों की कैजुअलिटीज को पूरी तरह छुपाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि इस क्लैश में उसका एक भी सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स ने चाइना के इस झूठ को पूरी तरह उजागर कर दिया। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर द क्लैक्सॉन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 38 चाइनीज सोल्जर्स मारे जाने की बात कही गई, जबकि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टैस ने अपनी रिपोर्ट में चाइना के 43 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। रूस की इस रिपोर्ट के बाद पहली बार चाइना ने गलवान की लड़ाई में अपने नुकसान को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उसने असली संख्या छुपाने की कोशिश करते हुए सिर्फ ये कहा कि उसके केवल 4 सैनिक मारे गए थे। इससे साफ था कि चाइना ने बाद में भी अपनी बात से भी पलटते हुए गलत आंकड़ा ही दिया और अपनी हार को छुपाने की कोशिश की। चीन ने एक और झूठ फैलाया कि टकराव LAC के चीन वाले हिस्से में हुआ था। इससे चीन दुनिया के आगे ये नैरेटिव बनाना चाहता था कि भारत ने उसके हिस्से में आकर लड़ाई शुरू की, लेकिन भारत ने चीन के इस झूठे दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये क्लैश LAC के भारतीय हिस्से में हुआ था। ग्लोबली इस क्लैश ने एक बड़ी चिंता पैदा कर दी क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्स है। इस क्लैश के 2 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया खुद लेह पहुंचे, हालात का ग्राउंड असेसमेंट किया और अगले ही दिन श्रीनगर एयरबेस पर भी उन्होंने प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया। RKS भदौरिया ने साफ कहा कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगुआर को फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय कर दिया। वही अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को चाइना बॉर्डर के क्रिटिकल सेक्टर्स में तैनात किया गया। इस बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी है और उन्होंने अपनी पीठ नहीं दिखाई। इंडिया के इस टफ स्टैंड को देखकर चाइना को डिप्लोमेसी की तरफ आना पड़ा। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर को फोन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी भारत का रुख नरम नहीं हुआ। इस बातचीत के बाद भी S जयशंकर ने साफ कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी चाइना की है और ये कदम उसने सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ उठाया था। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जारी किया कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात इंडियन फील्ड कमांडर्स हालात के हिसाब से अपने सोल्जर्स को वेपन्स इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकते हैं। ये पहली बार था जब इंडिया ने पब्लिकली रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में ऐसा बदलाव किया। ये साफ संकेत था कि हालात किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल सकते थे। भारत ने न केवल मिलिट्री लेवल पर अटैकिंग स्टेप लिए बल्कि चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पर भी कड़ा झटका दिया। इंडिया ने 220 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये ऐप्स इंडिया के बाहर सर्वर्स पर डेटा स्टोर करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। इन बैंड ऐप्स की लिस्ट में चाइनीज टेक जायंट्स अलीबाबा ग्रुप्स के ऐप्स के साथ साथ टेंसेंट, बायदू, सीना, टिकटॉक, वीचैट, PUBG और बाइट डांस के ऐप्स शामिल थे। इसके अलावा इंडिया ने चाइनीज सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा और स्टूडेंट वीजा भी सस्पेंड कर दिए। 3 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंचे, सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और ये संदेश दिया कि इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है। इस तरह गलवान क्लैश के 2 महीने बाद भी चाइना और इंडिया के बीच सीमा पर भारी तनाव बना हुआ था और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। ऐसे समय में रशिया ने मामले में इंटरवीन किया और दोनों देशों के बीच मीडिएशन की भूमिका निभाई। रशिया की पहल पर 5 सितंबर 2020 को रशिया की कैपिटल मॉस्को में इंडिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की बैठक हुई, लेकिन जल्द ही पीस टॉक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। इस मीटिंग के सिर्फ 2 दिन बाद LAC पर दोनों सेनाओं के बीच फायरिंग हुई और ये पिछले 45 साल में पहली बार था जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर गोलियां चली। हालांकि इसके बावजूद डिप्लोमेटिक टॉक्स बंद नहीं हुई। जल्द ही इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला। 22 सितंबर 2020 को दोनों देशों ने गलवान वैली क्लैश के बाद पहला जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि वे बॉर्डर पर एडिशनल ट्रूप्स नहीं भेजेंगे।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि दोनों ही सेनाएं अभी भी गलवान और आसपास के क्षेत्रों से पीछे नहीं हटी थी। 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे के अवसर पर इंडियन गवर्नमेंट ने गलवान वैली में शहीद हुए सभी सैनिकों को ऑनर किया। इस क्लैश में बेहद चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपने सैनिकों के साथ मरते दम तक डटे रहने के लिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री डेकोरेशन महावीर चक्र देकर सम्मानित किया, जबकि नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हविलदार के पलानी, हविलदार तेजिंदर सिंह, नायक दीपक सिंह और गुरतेज सिंह को वीर चक्र से नवाजा गया। इसके अलावा सूबेदार संजीव कुमार को कीर्ति चक्र, मेजर अनुज सूद, राइफलमैन प्रणब ज्योति दास और पैराट्रूपर सोनम सेरिंग तमांग को शौर्य चक्र प्रदान किए गए। ये ऑनर्स आमतौर पर युद्ध के समय दिए जाते हैं और इससे पहले इस तरह के ऑनर्स 1999 के कारगिल वॉर के दौरान ही दिए गए थे। इसका मतलब ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने गलवान क्लैश को सिर्फ एक बॉर्डर स्किर्मिश नहीं बल्कि एक हाई लेवल मिलिट्री एक्शन के रूप में एक्सेप्ट किया था। इधर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत ने रंग दिखाया और गलवान वैली क्लैश के करीब 10 महीने बाद 10 फरवरी 2021 को दोनों देशों ने पंगोंग सो एरिया से अपनी सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे आखिरकार कई महीनों से जारी टेंस सिचुएशन खत्म हो गई। इस क्लैश ने इंडिया को एक बात साफ समझा दी कि चाइना कभी एक भरोसेमंद पड़ोसी नहीं हो सकता। 2022 में भी ये बात फिर से साबित हुई। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसी एरिया में एक और बड़ा फेस ऑफ हुआ। 300 चीनी सैनिकों ने यहां से भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ कर दी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और हालात ये हो गए कि चीनी सैनिकों को अपना बोरिया बिस्तर तक छोड़कर भागना पड़ा। इस क्लैश में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए, लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया कि अब कोई भी चीनी साजिश सफल नहीं होगी। इस बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत की चाइना पॉलिसी लगातार बोल्ड बनी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2024 में भारत और चीन LAC पर 2020 से पहले की स्थिति को रिस्टोर करने के लिए सहमत हो गए। चीन को डेप्सैंग और डेमचोक में भी डिसएंगेजमेंट और नई पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के लिए राजी होना पड़ा। ये वही दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जहां 2020 से चीनी सेना ने ब्लॉकेड लगाया हुआ था और 2022 से टॉक्स डेडलॉक में थी। इस अग्रीमेंट के बाद ईस्टर्न लद्दाख के सभी 6 डिस्प्यूटेड एरियाज में डिसएंगेजमेंट का रास्ता खुल गया, लेकिन ग्राउंड पर हालात इतने साफ नहीं थे। 2020 के बाद बनाए गए बफर जोन्स को रिविजिट ही नहीं किया गया। इन बफर जोन्स की वजह से कई ऐसे क्षेत्र जहां इंडिया पहले रेगुलरली पेट्रोलिंग करता था, अब प्रैक्टिकली नो पेट्रोल जोन्स बन चुके हैं। अगर बफर जोन्स अनचेंज्ड रहते हैं तो 2020 से पहले की स्थिति पर लौटने की बात केवल वैचारिक रूप से ही पॉसिबल है, लेकिन जमीन पर यह पूरा सच नहीं है। यह अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसको लेकर फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना अशोक कंथा ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इंडिया ने डिसएंगेजमेंट के बेंचमार्क को लोअर कर दिया है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसएंगेजमेंट को बहुत जल्दी कंप्लीट घोषित कर दिया। कई स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, जिनमें से एक डॉक्टर ब्रह्मा चिलानी भी है, उनका कहना है कि इंडिया ने यहाँ पर चीन की शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चाइना ने डिसएंगेजमेंट के नाम पर इंडिया को अपनी ही टेरिटरी में पीछे धकेलने वाला मॉडल दे दिया, जहां इंडियन ट्रूप्स पीछे हटे लेकिन चाइनीज आर्मी की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स और लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी बरकरार रही। इस वजह से LAC पर चाइना का लेवरेज कम नहीं हुआ बल्कि कई सेक्टर्स में और बढ़ गया। लेकिन 2025 में चाइना ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसके साथ किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन कभी स्थायी नहीं हो सकता। नवंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश की एक इंडियन सिटीजन प्रेमा वोंग थोंगडॉक को शंघाई प्यूडोंग एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने करीब 18 घंटे तक डिटेन करके रखा। वो लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई सिर्फ उनका ट्रांजिट हॉल था, लेकिन चाइनीज इमिग्रेशन ने उनके इंडियन पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया क्योंकि उनके पासपोर्ट पर बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चाइनीज ऑफिशियल्स ने उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, इसलिए उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं माना जा सकता। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताकर साउथ तिब्बत कहता है, जबकि इंडिया बार बार स्पष्ट कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर चीन का कोई क्लेम नहीं चलता। यह हरासमेंट दिखाता है कि चाइना डिप्लोमेटिक टॉक्स के बावजूद अपने टेरिटोरियल फॉल्स नैरेटिव को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस इंसिडेंट के खिलाफ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराया और साफ कहा कि चाइना की यह हरकत अनएक्सेप्टेबल है और इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्म्स का सीधा उल्लंघन है। आज इंडिया चाइना रिलेशंस को कोल्ड पीस कहना ज्यादा सही होगा, यानी कि दोनों ना तो ओपन वॉर में घुसना चाहते हैं, लेकिन दोनों में फ्रेंडशिप भी नहीं हो सकती। ऐसे में गलवान वैली क्लैश इंडिया के लिए एक रिमाइंडर है कि चाइना से निपटने के लिए भारत को हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है।